Good morning, dear students. This is another video on contraceptive devices. This topic is from chapter number 4, class 12th, biology. बेटा प्रीवियसली हमने 3 मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमें प्रेगनेंसी या कंसीविंग को अवॉइड करने के लिए हेल्प करते हैं. We have discussed about natural methods. Then we have seen its type. नेचुरल मेथड में हमने 3 टाइप्स देखे: पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, लैक्टेशनल, एमनोरिया. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कोइटस इंटरप्टस, या उसको हम विड्रॉल मेथड भी बोल रहे थे. हर एक का मैकेनिज्म काम करने का अलग है, बट एज वी आर नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल्स, इम्प्लांट्स और एनी टेक्निकल हेल्प फ्रॉम द आउटसाइड, दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल मेथड. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड बैरियर मेथड, जिसमें हमने कॉन्डोम, सर्विकल कैप्स, डायफ्राग्राम देखा, जहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच में हमने फिजिकली एक रेजिस्टेंस डेवलप करा के उनको इनहिबिट कर दिया था, ताकि जो हमारे गैमेट्स हैं आपस में क्लोज कांटेक्ट में ना आए. क्लोज कांटेक्ट में अगर हमारे गैमेट्स नहीं आ रहे हैं, सो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड IUD में जो इम्पॉर्टेंट हमने देखा दैट दीज आर ओनली यूज्ड बाय फीमेल्स, और फीमेल्स में भी जो इनका काम करने का तरीका है उसके बेसिस पे हमने इनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था. लिपियस लूप्स, जो कि फैगोसाइटिक नेचर को एनहांस करके स्पर्म्स को किल कर देती थी. आफ्टर दैट इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, जिसमें हमने देखा कि दैट दीज आर रिलीजिंग कॉपर आयंस. अगेन दीज आर पॉइजनस फॉर द स्पर्म एंड दे आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मिसाइडल प्रोसेस. लास्ट वन वॉज बेस्ड अपॉन हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स को रिलीज़ करा के वी आर मेकिंग द कंडीशंस फॉर इम्प्लांटेशन वेरी हॉस्टाइल, ताकि जो हमारा ब्लास्टुला है वो हमारे यूट्रस में आके इम्प्लांट ना हो पाए. So that was the quick recapitulation of previous topic. After that we are going to continue with the 4th one, that is oral pills. Oral pills जैसे नाम से ही पता चल रहा है, these will be the tablets हैं, इनको हम pills बोल सकते हैं. And again these are being taken by the females only. यहाँ पे हम फीमेल्स का जिक्र इसलिए कर रहे हैं बच्चे, बिकॉज वी जस्ट वांट टू डिसकंटिन्यू द मेथड ऑफ ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन में अगर ओवम ही हमारे पास फैलोपियन ट्यूब में रेडी नहीं है, सो वेन एवर देयर विल बी द कॉइटस और यू कैन से रिलीज ऑफ स्पर्म, देयर विल बी नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. जैसे कि हमारे पास ओवम अवेलेबल नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा अगर क्वाइटस होता है तो, और फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी. तो ओरल पिल्स जैसे हम एक नॉर्मल टैबलेट लेते हैं, दीज आर टेकन बाय माउथ ओरली, हम इसको इंजेस्ट करते हैं. फीमेल्स ही सिर्फ इस प्रोसेस को अपनाती हैं या इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करती हैं. सबसे पहले देखते हैं इसका वे ऑफ मैकेनिज्म कि एक फंक्शनल कैसे होता है, इफ़ेक्टिव प्रोसेस ये कैसे कंटिन्यू करता है. सो वी आर हैविंग दिस 2 हॉर्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. अगर इनका लेवल हमारी बॉडी में हाई रहता है, सो दीज विल बी ब्लॉकिंग सिक्रीशन ऑफ अदर हॉर्मोन्स. पिट्यूटरी से जो हमारे हॉर्मोन्स आते हैं LH एंड FHS, इनका हाई लेवल प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का पिट्यूटरी को फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल करता है. नाउ द पिट्यूटरी इज नॉट गोइंग टू रिलीज द हार्मोन लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन. एंड दीज लास्ट 2 हार्मोन्स FHS, जो कि पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है, and luteinizing hormones are very important for the process of ovulation and mature of follicle inside the ovary. As we do not have this FHS LH anymore due to high concentration of progesterone and estrogen, तो यहाँ पे ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाएगा एंड ओवम भी हमारी फीमेल के अंदर जो इन पिल्स को ले रही है नहीं डेवलप हो पाएगा. ओव्यूलेशन जब हमने ब्लॉक कर दी है तो प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन के चांसेस निल रहते हैं.
प्रोजेस्ट्रॉन को हाई करके, सो मैकेनिज्म हमारा क्या है, ये जो हमारे पिल्स हम जब बॉडी के अंदर डालते हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, दीज आर एक्चुअली रिलीजिंग द हार्मोन विच आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन को कंबाइन करके हमने एक नई टर्म यहाँ पे डेवलप की है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रोजन। यानी इसमें आधा पार्ट हमारा दो हार्मोन को हमने कंबाइन कर लिया है, प्रोजेस्ट्रॉन से हमने प्रोजेस्ट ले लिया है और एस्ट्रोजन से हमने लास्ट का जो पार्ट है एस्ट्रोजन वो ले लिया है। यानी कुछ इसमें हार्मोन का पार्ट हमारा प्रोजेस्ट्रॉन का है, कुछ एस्ट्रोजन का है, इसलिए कलेक्टिवली इस हार्मोन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजेस्ट्रोजन। होना क्या था ये प्रोजेस्ट्रॉन, लुक एट हियर, दिस इज द थिंग। एस्ट्रोजन जनरली हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं बिकॉज एस्ट्रोजन इज़ स्टेरॉयडल इन केमिकल कंपोजिशन। ये स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए एस्ट्रोजन जनरली हम अपने पिल्स में नहीं डालते हैं। जो हार्मोन हम प्रेफर करते हैं जिसका लेवल हम जब तक फीमेल इन पिल्स को लेती रहेगी उसकी बॉडी में बेटा ये जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल है वो हाई रहेगा एंड दैट इज़ गोइंग टू इनहिबिट द ओव्यूलेशन। यहाँ से आप अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे, they inhibit ovulation and as well as implantation। जो सर्विकल म्यूकस है उसको हार्ड कर देते हैं ताकि स्पर्म आगे यूट्रस में से अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाएँ। सो दैट वाज द मेथड कि ये जो हमारा एस्ट्रोजन है ये स्टेरॉयडल है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। पहले जो हमारे पास पिल्स अवेलेबल होती थी उनमें क्या होता था, हम एस्ट्रोजन भी लेके चल रहे थे। आज जो हमारे पास पिल्स हैं एस्ट्रोजन का लेवल उनमें कम है एंड द हार्मोन विच वी आर यूजिंग इज़ द प्रोजेस्ट्रॉन। जो सबसे पहले एक इफ़ेक्टिव पिल इंडिया में डेवलप हुई थी बाय द CDRI सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट दैट इज़ लाइंग इन लखनऊ वॉज सहेली, इसको भी आप हाईलाइट करेंगे एंड दिस इज़ नॉन स्टेरॉयडल। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन की क्वांटिटी काफ़ी कम है, सो दिस इज़ हाईली इफ़ेक्टिव इन रिड्यूसिंग द कंसीविंग को प्रिवेंट करने के लिए इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। बार बार मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन हमने नेग्लिजिबल अमाउंट में इंसर्ट कर रखा है। नेक्स्ट थिंग इज़ द, अगर आप पिल्स नहीं लेते हैं, नेक्स्ट थिंग विल बी द मेथड नोन एज इम्प्लांट्स और यू कैन से इंजेक्शंस। ये जो मेथड्स हैं अगेन दीज आर बेस्ड अपॉन द हॉर्मोन्स, लेकिन यहाँ पे ये पिल्स के फॉर्म में हम बॉडी के अंदर नहीं डाल रहे हैं। दीज हॉर्मोन्स आर आइदर टेकन बाय द इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स को यहाँ पे दिखा रखा है स्किन के अंडर हम इन इम्प्लांट्स को इंजेस्ट करवा लेते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, उनको प्लेस कर देते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये हॉर्मोन्स को खासकर प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज़ करते रहते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन फिर से वही पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को रिलीज़ नहीं होने देगा जिससे कि ओव्यूलेशन आपकी प्रिवेंट हुई रहती है बॉडी में। नेक्स्ट थिंग इज़ द इंजेक्शन। इमीडिएट अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे आज हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल हैं, अगर क्वाइटस होता है खासकर रेप केसेस में या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ में, इफ़ दैट गिल्टी वुमेन और यू कैन से फीमेल डू नॉट वांट टू कंसीव और यू कैन से डू नॉट गो फॉर प्रेगनेंसी, तो वो विद इन क्वाइटस 74 आवर्स अगर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की एप्लीकेशन लेती है या इंजेस्ट कर लेती है या हॉर्मोन्स हम उसको दे देते हैं, तो इससे फर्दर जो प्रेगनेंसी है वो ब्लॉक हो जाती है। ओव्यूलेशन को हम प्रिवेंट कर देते हैं या जो हमारा ओवम है हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्पर्म्स विल बी अवेलेबल, हालांकि ओवम हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, तो इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है इफ़ देयर आर plenty of sperms are available in the reproductive tract. So these contraceptive methods are also again very helpful in the emergency conditions. पहले जो हमारे पास पिल्स होती थी वो 71 डेज़ आपको एक फ़ीमेल को लेनी पड़ती थी। 21 जो ये डेज़ हैं
बाय मिस्टेक आई हैव टोल्ड 71, इट इज़ एक्चुअली 21, क्योंकि हमारी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 डेज़ में कंप्लीट होती है। तो हमारा जो फर्स्ट वीक है जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू रहती है, जो ब्लीडिंग फेज़ होता है, उसको हम अवॉइड करते हैं। तो 7 डेज़ हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब कंटिन्यू रहती है, ये टैबलेट्स नहीं यूज़ करनी है। आफ्टर दैट पीरियड वी हैव स्टार्टेड दिस टेकिंग पिल्स। ये डे 1 से लेके डे 21 तक जो आपका पैकेट है, उस पैकेट पे मेंशन रहता है डे 1, डे 2, डे 3, या किसी पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वीक के अकॉर्डिंग ये प्रिस्क्रिप्शन लिखी रहती है, ताकि मिस्टेक के चांसेस ना हो। मिस्टेक के चांसेस इसमें क्या हो गया कि पिल्स तो सेम है, लेकिन पिल्स में बेटा जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, कब बॉडी में हाई रखना है, कब लो रखना है, वो एक स्पेसिफिक डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर डिसाइड कर रखा है। सो दीज पिल्स विल बी टेकन इन फॉर्म ऑफ आइदर वीक्स और अकॉर्डिंग टू द डे। 21 डेज़ के लिए पहले अवेलेबल रहती थी, बट नाउ डेज वी आर टेकिंग दिस पिल्स वेन एवर वी डू नॉट वॉन्ट टू कंसीव दिस प्रेगनेंसी। जैसी प्रेगनेंसी को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो पिल्स को लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो 21 डेज़ अभी हमें लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द लास्ट मेथड फॉर दिस कॉन्ट्रासेप्शन विल बी स्टेरलाइजेशन, जिसको हम इरिवर्सिबल मेथड भी बोलते हैं। स्टेरलाइजेशन हम खुद नहीं कर सकते, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। एंड बिफोर गोइंग फॉर दिस परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कपल्स को अपनी मेंटालिटी को फिक्स कर लेना है, ओपिनियन को रिजिड कर लेना है। वंस इट इज़ डन, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। When we are going to talk about the sterilization in males, so this is vast difference as we are having two testes on either side of the scrotum. तो यहाँ पे दो टेस्टीज में से जो हमारे वास्ट डिफरेंस पीनस में आके इंसर्ट होते हैं, हम इनको बीच में से कट लगाते हैं। कट लगाना, आपको लगता है कि कट लगाने से पाथ जो है, उसका जो चैनल है, रोड है, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। नाउ देयर विल बी no passage of the sperm into the penis for this insemination। बट बेटा कट लगाने से बात नहीं बनती है। आपको ये जो लूप है, मान लीजिए ये दो लूप आपके पास आ चुकी हैं, आपने वास्ट डिफरेंस को ऐसे कट कर दिया है, पाथ आपने इसका ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अगर हम इसको एज इट इज़ अगर छोड़ देते हैं, when it is lying as it is, there are the chances in future that both are the tissues getting reproducing their new cells and in future it will be getting ligated। ये फ्यूचर में ज्वाइन हो सकता है, अपने अपने सेल्स बना के। वास्ट डिफरेंस इस साइड का अपने आप को माइटोसिस करके एनहांस कर लेगा, इधर से ये वाली जो हमारा वास्ट डिफरेंस था वो अपने आप का रिप्रोडक्शन करके इसको एनहांस कर लेगा। बट हमें कट के बाद इनको ऐसे लूप बना के यहाँ पे इनको टाई अप करना पड़ता है। सो बाय दिस लाइगेटिंग मेथड हम इसको पेस्ट करके अपोजिट डायरेक्शन में, पहले हमने इस पाथवे को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इनको अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करके हम यहाँ पे थ्रेड से अच्छे से इसको टाई अप कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर माइटोसिस होती है, न्यू टिश्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन या जॉइन ना हो पाए। सो इट इज़ नॉट ओनली द कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस, इट इज़ अगेन द लाइगेशन, उसको पेस्ट भी करना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई दिस कटिंग एंड टाइड बोथ ऑफ द टर्म्स वी यूजिंग ऑल टुगेदर। मेल्स में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी से याद रखना है कि वास्ट डिफरेंस पे हम कट और टाई कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल, द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इज़ नोन एज ट्यूबेक्टोमी। मैकेनिज्म इसका सेम है। ओवरी से जो हमारी फैलोपियन ट्यूब निकल रही है, जो हमारी ओविडक्ट है, हम यूट्रस से पहुंचने से पहले उसको बीच में ही कट लगा के अपोजिट डायरेक्शन में टाई अप कर देते हैं। सो इन दिस वे वी हैव स्टॉप दिस पाथ ऑफ पासिंग ऑफ स्पर्म टिल द ओवम। तो यहाँ से वेन एवर दिस स्पर्म्स विल बी अवेलेबल, इनका पाथ यहाँ से ब्लॉक हो चुका है। ओवम जो हमारे एम्पुला रीजन में वेट करता है ओव्यूलेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो यहाँ से स्पर्म, क्योंकि अब इनका पाथ हमने बीच में से डिसकंटिन्यू कर दिया है, स्पर्म ओवम तक किसी भी कंडीशन में नहीं पहुँच पाएंगे। देयर विल बी ओव्यूलेशन, हर महीने बेटा इस फीमेल में ओवम बनेगा।
it will be waiting for next 24 hours or you can say 1 day for the sperms to reach there and to continue the process of fertilization. पाथ को, रोड को हमने ब्लॉक कर दिया है बीच में से, ये देखिए फैलोपियन ट्यूब हमने यहाँ पे कट एंड टाई कर रखी है। तो स्पर्म यहीं पे ही यूट्रस में जब वो आएंगे इस प्लेस पे आके वो ब्लॉक हो जाते हैं, धीरे धीरे वो डिजनरेट हो जाएंगे एंड दे विल बी गेटिंग किल्ड इनसाइड द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला में जाने का पाथवे इनको आगे प्रोवाइड नहीं कर रखा है, तो अपनी जर्नी को ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द मेथड विच इज़ बीइंग डन बाय द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स। इसको हम खुद अपने आप पे कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, इरिवर्सिबल है, ये आपको याद रखना है। दोनों ही मेथड में हम सर्जिकल मेथड से अपना जो स्पर्म्स का या फिर फीमेल में बोले ओवम का जो पाथवे है वो ब्लॉक कर रहे हैं ताकि इनकी फिजिकल मीटिंग ना हो पाए। देयर विल बी कॉइटस, देयर विल बी। अच्छा, एक जो हमारी टर्म रह गई है, बच्चे जनरली पूछते हैं कि यहाँ पे हमने वेसेक्टोमी कर लिया है मेल्स में, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन कॉइटस। कॉइटस एज इट इज़ होता रहेगा, सीमेन यहाँ पे रिलीज होगा लेकिन उस सीमेन में मेल में स्पर्म्स नहीं होंगे। देयर विल बी डिस्चार्ज ऑफ दैट लिक्विड बट देयर विल बी नो स्पर्म एट ऑल। यही ऐसे ही फीमेल में पूछा जाता है क्या ट्यूबेक्टोमी के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू होती है? सो द आंसर विल बी यस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेटा कंटिन्यू होगी क्योंकि दिस इज़ अ हार्मोनल प्रोसेस। यहाँ पे जैसे ही ओवम बनेगा, ओवम बनने के बाद आपको पता है ओवरीज में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल से, और ये जो हमारा ग्राफिन फॉलिकल अभी ओवरी में बच रखा है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन जैसे ही बनता है तो वो यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर की फॉर्मेशन करता है। एंडोमेट्रियम वेट करती है, इफ़ इम्प्लांटेशन इज़ देयर ये सर्वाइव कर जाती है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे ये मेथड आपका किसी पाथवे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, हॉर्मोन्स उस बॉडी में, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एज इट इज़ कंटिन्यू है। सो देयर विल बी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर फीमेल ने ट्यूबेक्टोमी करवा चुकी है तो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू रहेगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अमीनो सेंटेंसेस एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। Till the time you will be making the notes of contraceptive methods. Bye everyone.